Dear students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the endoplasmic reticulum. तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एक तरह का स्केलेटल फ्रेमवर्क होता है सेल्स के लिए। और अगर हम देखें कि जो सेल्स के लिए जो इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चरल जो फ्रेमवर्क बना रहा है, इसकी जो डिस्कवरी है वो इटालियन साइंटिस्ट वेरेटी ने की थी। और पॉटर एटेल ने ये बताया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के थ्रू कि जो सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, लेस लाइक नेटवर्क प्रेजेंट होता है स्ट्रैंड्स के रूप में पूरे साइटोप्लाज्म में। पैलेड और पॉटर ने ये बताया कि ये जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और जो राइबोसोम्स में जो होते हैं वो किस तरह से इसमें प्रेजेंट होते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा। तो जॉर्ज पैलेड ने 1966 में जनरेट किया था ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, और उसके थ्रू इन्होंने ये बताया कि इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो ग्रैन्यूल्स युक्त संरचनाएं होती हैं इनको राइबोसोम्स कहते हैं। और जॉर्ज पैलेट ने उनका जो स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो उन्होंने बताया था। तो इस तरह से इसका ये हिस्टोरिकल एक प्रीव्यू है जिसमें इसकी जो सबसे पहले खोज की गई थी वो वेरेटी वैज्ञानिक ने की थी, और उसके बाद में पॉटर एटेल ने काम किया था, और उसके बाद में पैलेड और पॉटर ने भी काम किया इसके ऊपर और ये बताया कि ये किस तरह से इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स ग्रैन्यूल्स युक्त एक संरचनाओं के रूप में पाए जाते हैं। तो अगर हम इसका एक इंट्रोडक्शन देखें तो ये हम देखते हैं कि जो यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है लगभग सभी सेल्स में होता है, आरबीसी सेल्स को छोड़ के। तो अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है मोर देन हाफ ऑफ द टोटल मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ द सेल का होता है। ऐसा सिस्टम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अगर हम देखें कि इंटायर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक एनक्लोज होता है एक कंटिन्यूस मेम्ब्रेन से, और इस तरह से वो लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है यूकैरियोटिक सेल्स का। ये जो मेम्ब्रेन है इट में अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन्स, और जो स्पेस जो एनक्लोज्ड होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा वो रिप्रेजेंट करती है 10% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। तो अगर हम स्पेस की बात करें कि कितना एरिया लेता है ये, तो इट रिप्रेजेंट्स अराउंड 10% टोटल सेल वॉल्यूम का। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एक तरह का एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ नेटवर्क है ऑफ मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स एंड सिस्टने जो कि एक्सटेंड करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। एक तरह का एक जाल की तरह एक मेम्ब्रेन युक्त संरचनाओं का एक सिस्टम है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म की ओर बिखरा हुआ है, जिसमें कि ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं और सिस्टनी प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है हाफ ऑफ द टोटल मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ द सेल में। अब अगर हम इसको देखें कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, दैट इज़ बायोजेनेसिस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो जितने भी हमारे करंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जो मेम्ब्रेन जो बायोजेनेसिस है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, और ये जो मल्टी स्टेप जो प्रोसेस है जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट होता है, सिंथेसिस होता है बेसिक मेम्ब्रेन लिपिड्स का और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का, और दूसरे कंपोनेंट्स के अलावा मतलब जो लिपिड्स या प्रोटीन्स का जो सिंथेसिस हो रहा है इसके अलावा भी यहाँ पे एडिशन होता है एंजाइम्स का, शुगर्स का इन अ वेरी सीक्वेंशियल मैनर। ये जो इंसर्शन होता है प्रोटीन का इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डैट ऑफ द लिपिड्स, कि किस तरह से प्रोटीन्स इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं वो किसी भी तरह से लिपिड्स के साथ में रिलेटेड नहीं है। कुछ जो प्रोटीन्स जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय राइबोसोम्स विच देन बिकम इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन जो बायोजेनेसिस है वो एक तरह का बहुत सारे स्टेप्स से जुड़ा हुआ एक प्रोसेस है जिसमें कि निर्माण होता है लिपिड्स का और
प्रोटीन्स का इसमें निर्माण होता है। और ये जो निर्माण हो रहा है, चाहे वो प्रोटीन्स का हो, चाहे वो लिपिड्स का हो, किसी भी तरह से एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। अब रफ और स्मूथ रीजन्स जो होते हैं उनका सेपरेशन हो जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। अब ये जो हम देखते हैं कि दो तरह के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक जिनमें कणिकाएं युक्त संरचना होती है उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिसमें ये कणिकाएं युक्त संरचना नहीं उपस्थित होती है हम उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब इनका जो सेपरेशन होता है, चाहे रफ हो या स्मूथ हो, उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? इट अंडरगोज अंडरगोइंग रेवोल्यूशंस पर मिनट। वही आपने देखा होगा सेंट्रीफ्यूगेशन में सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग सेपरेशन हो जाता है चीज़ों का। तो यहाँ पे इसका सेपरेशन होता है सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। अब अगर हम देखें इस डायग्राम में कि किस प्रकार से आपके रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट हैं और फिर आपने सेंट्रीफ्यूगेशन किया है, तो उसके बाद में क्या हुआ कि शुरू में व्हेन सेडिमेंटेड टू इक्विलिब्रियम थ्रू ए ग्रेडियंट ऑफ सुक्रोज, टू टाइप्स ऑफ माइक्रोसोम्स सेपरेट। जैसे ही आपने कोई सुक्रोज का एक सैंपल लिया है, आपने उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया है, तो दो तरह के माइक्रोसोम्स का सेपरेशन हो जाता है बेस्ड ऑन डिफरेंट डेंसिटीज़ की भी डेंसिटीज़ या भार के अनुरूप या मॉलिक्यूलर वेट के अनुरूप उनका सेपरेशन होता है। अगर हम एक सेक्शन देखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का, किसका? प्योरीफाइड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो उसमें दिखाई देंगे राइबोसोम स्टडेड वेसिकल्स। तो उसमें क्या दिखाई देंगे हम? राइबोसोम स्टडेड वेसिकल्स। तो अगर सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो ऊपर क्या रहेगा? जिसका भार कम है। भार कम किसका होगा? जिसमें कोई संरचना युक्त कोई चीज़ उपस्थित नहीं, कोई स्ट्रक्चर उपस्थित नहीं है, अटैच स्ट्रक्चर उपस्थित नहीं है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुपरनेटेंट में प्रेजेंट होंगे, और नीचे जो बॉटम में प्रेजेंट होगा वो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस तरह से जो संरचनाएं या जो स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उनको हम माइक्रोसोम्स कहते हैं। और इन माइक्रोसोम्स का जो आइसोलेशन है, जो सेपरेशन है, इट इज़ डन by a physical equipment which is known as a centrifuge machine which operates अंडर सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक फोर्स होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अकॉर्डिंग कोई चीज़ तेज़ गति से घूमेगी तो ऊपर क्या होगा? जिनका कि भार कम है वो चीज़ें आ जाएंगी, नीचे कौन सी चीज़ें होंगी? जिनका भार ज़्यादा होगा। अब एक मेजर कंट्रीब्यूशन जो रहा है स्टडी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो हुआ था पैलेट, जिन्होंने एक मेथड अडॉप्ट किया जिससे आइसोलेशन किया एंडोप्लाज्मिक डेराइव्ड माइक्रोसोम्स का। आइसोलेशन जो होता है रफ और स्मूथ माइक्रोसोम्स का, वो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा होता है। जब भी हम सेल्स को किसी होमोजेनाइज करवाते हैं, होमोजेनाइजेशन करवाएंगे, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ब्रेक डाउन करेगा खंडों में, फ्रैगमेंट्स में, और जिससे छोटे छोटे वेसिकल्स निर्मित हो जाते हैं जो कि 100 से 200 नैनोमीटर्स डायमीटर के होते हैं। इनको हम कहते हैं माइक्रोसोम्स। तो माइक्रोसोम्स क्या हैं? स्मॉल क्लोज्ड वेसिकल्स और 200 नैनोमीटर्स डायमीटर, जिनको हम इजीली प्योरीफाई कर सकते हैं। माइक्रोसोम्स जो हैं वो कहाँ से डिराइव हुए हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो कि राइबोसोम स्टडेड हैं। और राइबोसोम्स जो हैं वो हमेशा आउटर साइड की तरफ होते हैं, और जो इंटीरियर होता है माइक्रोसोम का वो किसके तरह दिखता है? तो जो अंदर का जो स्पेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसकी तरह। अगर हम रफ माइक्रोसोम्स को देखें तो उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं फंक्शनल फॉर्म में, और उससे हम स्टडी कर सकते हैं जो प्रोसेसेस जो परफॉर्म किए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। तो सबसे पहले सेपरेशन किया था माइक्रोसोम्स का पैलेट ने बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन विधि के द्वारा, और उन्होंने ये बताया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं, और ये छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं इनको हम स्मॉल क्लोज्ड वेसिकल्स या माइक्रोसोम्स कहते हैं। और ये जो माइक्रोसोम्स होते हैं डिराइव कहाँ से होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से।
दे आर नोन एज रफ माइक्रोसोम्स। अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है कहाँ से कहाँ तक फैला रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर। तो पूरे के पूरा जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ज्वाइन करके रखता है। और ये चीज़ जो जंक्शन जो पॉइंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना रहा है, जंक्शन। दैट वाज गिवन बाय ओकेक एट अल 2016। उन्होंने अपने एक पेपर में बताया था कि किस तरह से ये ज्वाइन करता है। और ये पूरी तरह से कभी भी साइटोप्लाज्म में नहीं खुलता है, ये कंटिन्यू करता है, दूसरे ऑर्गेनल्स के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, जैसे कि गोल्जी अपैरेटस है या माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एक तरह से ये एक स्केलेटल फ्रेमवर्क का एक निर्माण करता है। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, जैसे कि ट्यूब्यूल्स हो गए, आपके सैक्स हो गए, यहाँ पे वो एक प्लेस में रहते हैं इस साइटोस्केलेटन की वजह से। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बाउंडेड अप होता है फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के द्वारा। और इस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है, उस स्पेस को हम सिस्टर्नल स्पेस कहते हैं। और ये जो सिस्टर्नल स्पेस होती है जिसको हम ल्यूमन भी कहते हैं, ये कंटिन्यूअस होती है विद द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहाँ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के चारों तरफ जो अवकाश होता है उसको हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। जो मेम्ब्रेन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का उसमें बहुत प्रकार के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं। और इम्पॉर्टेंटली इसमें एंडोप्लाज्मिक एंजाइम जो होते हैं जैसे कि स्टीरेजेस प्रेजेंट हैं, NADH साइटोक्रोम रिडक्टेजेस प्रेजेंट हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेजेस प्रेजेंट हैं, या ग्लाइकोसाइल ट्रांसफेरेज या मैग्नीशियम एक्टिवेटेड ATP एज इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक यूनिट मेम्ब्रेन की तरह है ये, जिसमें कि सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में अगर हम देखें तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स की तरह दिखाई जाता है, जिसमें कि बहुत छोटी एक स्पेस होती है जो कि 4 नैनोमीटर वाइड होती है। और ये छोटी जो स्पेस होती है इसको हम क्या कहेंगे, सिस्टनी। तो इस तरह से ये 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स का बना हुआ है जिसमें कि सेपरेशन है वो नैरो लाइट स्पेस के द्वारा है। अब अगर हम स्ट्रक्चर को देखें इन डायग्राम से तो आप देख सकते हो कि पहले जो डायग्राम में हम देख रहे हैं कि सेल इज़ प्रेजेंट, सेल इज़ एनक्लोज बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को देखो जोड़ती हुई एक संरचना है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जा रही है। तो इसका क्या है, सिस्टर्नल स्पेस, अंदर की जगह सिस्टर्नल स्पेस है। फिर ये ज्वाइन कर रही है टू द पेरी न्यूक्लियर स्पेस और दूसरी तरफ अटैच है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें कि ऐसी कोई स्टर्ड संरचना प्रेजेंट नहीं है। उसी तरह से अगर हम देखें तो ये एक तरह से न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन तक कनेक्टेड जो एक स्केलेटल या एंडोस्केलेटल जो फ्रेमवर्क है, इट इज़ नोन एज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखाई दे रहे हैं कि एक के बाद एक फ्लैटेंड सिस्टेनी जुड़ी हुई हैं। जैसे हम सिक्के रखते हैं एक के ऊपर एक, ऐसे ही ये स्टैक्स जो हैं वो फ्लैटेंड सिस्टेनी के यहाँ पे आपको जुड़े हुए दिखाई देते हैं। और जो राइबोसोम जो हैं वो बाउंडेड हैं ऑन साइटोसैलिक सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। तो साइटोसैलिक सरफेस के ऊपर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, राइबोसोम्स बाइंडेड अप हैं। इसमें कौन कौन से घटक होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, अगर हम संरचना की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है उसमें 3 तरह की संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। पहली होती है सिस्टनी, फिर होता है ट्यूब्यूल्स, फिर होते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। सिस्टनी, सिस्टनी कैसी हैं, लॉन्ग, फ्लैटेंड, लंबी, चपटी, अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स जो कि पैरेलली अरेंज्ड होती हैं, और हर ट्यूब्यूल 40 से 50 माइक्रोन्स थिक होती है। फिर हम देखते हैं इसमें वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जो वेसिकल्स जो प्रेजेंट हैं वो राउंडेड या ओवाइड स्ट्रक्चर्स हैं, 25 से 500 मिली माइक्रोन्स थिक होते हैं, और ये यूनिट मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। फिर आते हैं ट्यूब्यूल्स जो कि अलग अलग शेप के होते हैं, इर्रेगुलरली ब्रांच्ड होते हैं, 50 से 100 मिली माइक्रोन्स तक डायमीटर होता है।
और ये कोशिकाओं में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, सिंथेसिस करते हैं ग्लिसराइड्स का, और ये उनमें भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि रेटिना की पिगमेंटेड इपिथेलियल सेल्स हैं जिनमें के निर्माण होता है विटामिन ए का। विटामिन ए इज़ रेटिनॉल, तो उसके मेटाबॉलिज्म में, उसके निर्माण में भी ट्यूब्यूल्स सहयोग प्रदान करते हैं। तो एक तो हो गया सिस्टनी, अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, राउंडेड स्ट्रक्चर्स, ट्यूब्यूल्स इरेगुलरली ब्रांच्ड। तो इस तरह से ये तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ये तीनों ही कंपोनेंट्स जो हैं वो बाउंडेड होते हैं 50 से 60 एंजियोस्पर्म थिक मेम्ब्रेन से, और ये जो मेम्ब्रेन होता है इसमें 3 लेयर होते हैं एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिडल थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फॉस्फोलिपिड्स का, और आउटर और इनर डेंस लेयर ऑफ प्रोटीन्स का। फिर इसमें आते हैं आपके पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के मध्य। तो एक क्लोज रिलेशनशिप होती है आपकी सिस्टनी की, सेल के साइटोप्लाज्म की और पेरीन्यूक्लियर स्पेस की। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टनी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स which are forming a skeletal framework which are joining the plasma membrane with the nuclear membrane. अब अगर हम इनको स्ट्रक्चर से भी देखें तो यहाँ पे चित्र में देखिए आप, ये लंबी लंबी शाखाएं युक्त सिस्टनी, देन आपके ट्यूब्यूल्स, ब्रांच नेटवर्क एंड वेसिकल्स विच आर राउंडेड। तो भाई क्या फंक्शन होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होगा सिंथेसिस करना सिक्रीटरी प्रोटीन्स का अक्रॉस रफ एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इंटीग्रेशन करना उन प्रोटीन्स को, जोड़ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में, फोल्ड करना, मॉडिफाई करना प्रोटीन्स को अपने ल्यूमन के अंदर, सिंथेसिस करना फॉस्फोलिपिड्स का या स्टेरॉइड्स का साइटोसोलिक साइड में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्टोरेज करना कैल्शियम आयंस का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन में, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना या डिटॉक्सिफिकेशन करना ड्रग्स का। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि एक एंडोस्केलेटल जो फ्रेमवर्क बनाता है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य भी करता है जैसे कि सिक्रीटरी प्रोटीन्स का सिंथेसिस करना, उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, उन प्रोटीन्स का इंटीग्रेशन करना, उन प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन करना, उन प्रोटीन्स का फोल्डिंग करना, सिंथेसिस करना फॉस्फोलिपिड्स का, स्टेरॉइड्स का, स्टोरेज करना कैल्शियम आयंस का, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करना या डिटॉक्सिफिकेशन करना ड्रग्स का। तो इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य हमारा ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये करता है। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस part A of endoplasmic reticulum in a very simplified way. Thank you for watching the video.